दद्दा जी यानी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र दुनिया के लिए पंडित जी, लेकिन अपने चाहने वालों के लिए हमेशा दद्दा जी ही रहे। आज दद्दा जी को गए लंबा समय बीत गया है, लेकिन सभी की जिंदगी में वो वैसे ही शामिल हैं जैसे पहले हुआ करते थे। कोई कुछ भी नहीं भूला, ना उनका चेहरा, ना उनका प्यार और ना उनकी शिक्षा। बच्चे हों या बड़े, दिन की शुरुआत लोग दद्दा जी के संस्मरणों व कहावतों से करते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर के चप्पे चप्पे पर आज भी दद्दा जी की छाप है। मध्य प्रदेश के नौगांव के सरस्वती शिशु मंदिर से दद्दा जी का रिश्ता वैसा ही था जैसे किसी पुजारी का मंदिर से होता है। हालांकि कहने को तो वो कोई शिक्षक नहीं थे, लेकिन बचपन से ही उन्हें पता था कि केवल अच्छी गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा ही देश का भविष्य संवार सकती है। शिक्षा के प्रति गणेश जी का ये लगाव उनके बाल्यकाल से ही शुरू हो गया था। बालक गणेश का जन्म विंध्य प्रदेश के धवररा गांव में 18 जुलाई 1924 को हुआ था। माता श्रीमती टुईया और पिता श्री नीलकंठ मिश्र के घर कई मन्नतों के बाद जन्मे बालक गणेश 3 बहनों के बीच अकेले भाई थे। दद्दा जी को बचपन से ही हिंदी के साथ साथ उर्दू, अरबी, संस्कृत पढ़ाई जाने लगी। कक्षा 2 में ही पहाड़े और गिनती इतनी अच्छी तरह से याद हो गए कि निरीक्षण पर आए डिप्टी साहब ने सबके सामने तारीफ कर दी। बाद में ननौरा में प्राइमरी की पढ़ाई के दौरान दीवान जगजीत सिंह ने खुश होकर उस जमाने की चांदी का 1 आना इनाम के तौर पर दिया। लेकिन चांदी की इस इकन्नी ने मन में खुशी की बजाय आजादी की लड़ाई के बीज बो दिए। बालक गणेश ने नानी से सिक्के पर छपे ब्रिटिश सम्राट के बारे में पूछा तो नानी ने घर में रखे चरखे तक की पूरी कहानी सुना दी। छोटे से गणेश का बहुत समय ननौरा ननिहाल में बीता, जहां उन्होंने अपनी नानी को चरखा चलाते देखा तो गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन के बीज मन में अंकुरित हो गए। गणेश लगातार अपनी कक्षा के बाकी बच्चों से पढ़ाई में आगे निकल रहा था। इससे खुश होकर अध्यापक बुद्धि बल्लभ शास्त्री ने गणेश की फीस माफ कर दी और चंदा कर स्कूल की यूनिफॉर्म भी बनवा दी। आचार्य बुद्धि बल्लभ शास्त्री की प्रेरणा से गणेश अपने खानदान और रिश्तेदारी में 10वीं पास करने वाले पहले शख्स बन गए। बहुत ही छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ, बहुत ही साधारण, और ये कहना चाहिए कि अभावों से ग्रस्त ऐसा उनका परिवार था। लेकिन उस परिवार में शिक्षा के प्रति विशेष अभिरुचि के कारण पास में लगे हुए नौगांव स्थान पर गांव की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात वहाँ के हायर सेकेंडरी में उनकी पढ़ाई हुई और वहाँ के एक वो प्रतिभावान छात्र थे। तत्कालीन अजमेर बोर्ड से उन्होंने हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की, सर्वाधिक अंक आए। यानी एक साधारण से परिवार में एक ऐसा बालक जिसने अपनी असाधारण प्रतिभा के द्वारा समाज में अपना प्रभाव ही उत्पन्न नहीं किया, बल्कि सबको, सभी छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान की। प्रथम श्रेणी में सभी विषयों में विशेष योग्यता के साथ गणेश प्रसाद मिश्र के हाई स्कूल करने की खबर तेजी से फैली और पोस्ट ऑफिस में बुलाकर सरकारी नौकरी मिल गई। इसी दौरान 1942-43 में शादी भी हो गई। हाई स्कूल पास करने के बाद उनको जो है सरकारी नौकरी पोस्ट ऑफिस में मिल गई, तो उनका गृह जीवन ठीक तरह चलने लगा। बच्चों को पढ़ाना लिखाना और अच्छे संस्कार देना, ये भी उनका काम है, जो कि उद्देश्य होता है जीवन का,
उस उद्देश्य की पूर्ति ही उन्होंने की। स्वयं जो है चरित्रवान रहे, स्वाभिमान रहे, परिश्रमी रहे, और वैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को भी बनाया। देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंज रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ऐसे में पोस्ट ऑफिस में नौकरी के दौरान गणेश प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। 1946 में वाराणसी में ओटीसी के दौरान पूजनीय गुरुजी के बौद्धिक में शामिल होने का मौका मिल गया। तभी से शुरू हुआ संघ का ये सफर आजीवन बिना रुके बिना थके जारी रहा। और फिर आजादी के बाद जब वो सुबह शाम शाखा लगाकर देश को मजबूत करने में योगदान कर रहे थे, तभी एक दिन उन्हें सरकारी नोटिस मिला। सरकारी नौकरी करनी है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छोड़ना होगा। ऐसे वक्त में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र ने वो फैसला लिया जिसके बारे में अच्छे अच्छे लोग सोच भी नहीं पाते। पंडित जी ने सरकारी नौकरी छोड़कर संघ के रास्ते पर चलकर समाज और राष्ट्र निर्माण करने का निर्णय किया। तो जब गांधी आंदोलन हुआ तो उस समय नौकरी छोड़ने का प्रश्न आया तो उन्होंने तुरंत नौकरी छोड़ दी। लेकिन इसी बीच 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई और झूठे आरोपों के बीच संघ के स्वयंसेवकों की धरपकड़ शुरू हो गई। इस कठिन समय में गणेश जी ने हौसला नहीं खोया और जेल में बंद साथी स्वयंसेवकों का साथ देने के लिए आगे बढ़कर गिरफ्तारी दे दी। बाद में सरकार को झुकना पड़ा और जेल में बंद स्वयंसेवकों को रिहा करना पड़ा। लेकिन इस जेल यात्रा के दौरान पंडित जी के हौसले ने पूरे बुंदेलखंड के इलाके में गणेश प्रसाद मिश्र को दद्दा जी के नाम से मशहूर कर दिया। गांधी हत्या का आरोप लगकर के ऊपर प्रतिबंध लगा तो उसमें उस आंदोलन में अपनी सक्रिय सहभागी देकर के गिरफ्तारी दी और जेल भी गए। 1949 में संघ से प्रतिबंध हटने के बाद 1951 में पहले आम चुनाव की घोषणा हुई। चुनावों में जनसंघ के प्रत्याशी चौधरी रामाधीन का समर्थन किया और चुनाव के बाद संघ के प्रचारक बाबूलाल जी ने औषधालय में सहयोग के लिए आयुर्वेद में रजिस्ट्रेशन करा दिया। अपनी लगन और मरीजों की सेवा भाव की वजह से कुछ ही समय में आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी और इंजेक्शन लगाने के काम में पारंगत हो गए और लोग उन्हें वैद्य जी के नाम से पुकारने लगे। देश के आम लोगों का अच्छा स्वास्थ्य और गरीबी का उन्मूलन सीधे सीधे गौ पालन से जुड़ा हुआ है। इसलिए गौवध रोकने के अभियान में कूद पड़े और उनके प्रयासों से प्रयाग में लगी गौ रक्षा प्रदर्शनी में राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आकर इस गौ रक्षा अभियान को आगे बढ़ाने की सराहना की। गौ रक्षा और चिकित्सकीय सेवा के जरिए दद्दा जी ने जो स्थान बनाया उसका राजनीतिक असर 1967 में हुए चुनाव पर भी पड़ा। दद्दा जी अब तक कानपुर के बड़े इलाके में वैद्य जी के नाम से पहचाने जाने लगे थे, लेकिन तभी समय ने अपनी चाल चली और दद्दा जी को तात्यागंज छोड़कर धवररा आना पड़ा। जब धवररा दद्दा जी की कर्मभूमि बनी तो कुछ ही महीनों में वो संघ का गढ़ बन गया। ये दद्दा जी की लगन का ही परिणाम था कि धवररा गांव में सुबह और शाम की 5-5 शाखाएं लगने लगी, जिनमें स्वयं सेवकों की संख्या 100 के पार चली जाती थी। धवररा की शाखाओं के बारे में सुनकर उस समय सागर के तत्कालीन जिला प्रचारक
माननीय श्री सुदर्शन जी, पूजनीय श्री रज्जू भैया, माननीय श्री अशोक सिंघल और मध्य प्रदेश के विभाग संघ चालक श्रीनिवास जी शुक्ल भी धबररा शाखा के वार्षिकोत्सव कार्यक्रमों में पधारे। लेकिन इस दौरान गंगा में बहुत पानी बह चुका था और देश भर में इंदिरा गांधी का एक छत्र राज था। आम लोगों से डरी इंदिरा गांधी की तानाशाही का आलम यह था कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर देश में इमरजेंसी लागू कर दी। इसके खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ ने आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने विरोधियों की धरपकड़ शुरू कर दी। जहां देखो वहां सीआईडी के जासूस इमरजेंसी का विरोध करने वालों की गिरफ्तारी में जुटे थे। ऐसे में दद्दा जी भी भूमिगत हो गए, कभी किसी मंदिर में तो कभी किसी के घर छिपकर इंदिरा गांधी की ज्यादतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने में जुट गए। दद्दा ने भी धबररा में सीआईडी की छापेमारी बढ़ने के बाद विरोधियों का केंद्र बदलकर नौगांव कर दिया। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी का पतन हुआ और दद्दा फिर से सामाजिक चेतना जगाने के काम में जुट गए। इस बार उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण का बीड़ा उठाया। बुंदेलखंड की जो धरती पिछले कई बरस से सूखे की मार झेल रही है, उसकी आशंका उन्होंने बरसों पहले ही जता दी थी। इसलिए दद्दा जी ने जल संरक्षण और बड़ी संख्या में वृक्षारोपण के लिए जागरूकता अभियान चलाया। ये उनके प्रयासों का ही फल है कि धबररा और उसके आसपास के कई इलाके हरे भरे नजर आते हैं। जमीन अच्छी फसल पैदा करती है। मुश्किलों में बिताए बचपन की वजह से उन्होंने मितव्ययिता का पाठ अनुभव की पाठशाला में सीखा और अपने कार्यकलापों से अपने सहयोगियों को भी सिखाया। उनका मितव्ययिता का गुण मुझे सर्वाधिक पसंद था। कोई भी चीज जिसे हम अनावश्यक मान के फेंक देते थे, उसी में से वो अपनी काम की वस्तु तलाश लिया करते थे। ये एक उनसे सीखने का मुख्य बिंदु हुआ करता था। उन्होंने तकनीकी ज्ञान को आज के युवाओं की जरूरत बताया और आईटीआई की स्थापना की, जिसमें युवा ऐसी रोजगार परक शिक्षा ग्रहण कर सकें जिसमें कल कारखानों में नौकरी भी मिल सके और स्वरोजगार भी किया जा सके। उनकी यही भावना रहती थी कि आसपास के बेरोजगार युवक कोई टेक्निकल संस्था, टेक्निकल ज्ञान लेकर, टेक्निकल ट्रेनिंग करके अपने रोजगार ढूंढें तो उनका भरण पोषण अच्छी तरह से हो सके। दद्दा जी ने अगर समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आईटीआई की स्थापना की तो अपने परिवार को भी सामाजिक कार्यों में झोंक दिया। छोटे बेटे राकेश आज समाज सेवा कर रहे हैं तो चारों बेटियों को उस जमाने में उच्च शिक्षा दिलाई जब बेटियों को स्कूल भेजना भी अच्छा नहीं माना जाता था। शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और नारी शिक्षा से समाज में एक बहुत बड़ा व्यापक सुधार होगा। यही नहीं, अपने इकलौते बेटे को पहले स्वयंसेवक बनाया, फिर समाज को एकजुट करने के लिए विद्यार्थी परिषद की सेवा में समर्पित कर दिया, जो संगठन के प्रति अपनी निष्ठा और लगन से आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिदृश्य में अपना उच्च स्थान प्राप्त कर देश भर में संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आज पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के द्वारा इन 3 वर्षों के अल्पकाल के समय में प्रतिदिन कुछ ना कुछ बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। हमारा उद्देश्य है कि गांव विवाद मुक्त बने, गांव में कोई मुकदमे ना हो आपस में, और इसलिए हमने न्यास के माध्यम से अनेक पुरस्कारों की घोषणा की है।
जो बच्चे मेधावी छात्र होते हैं, अच्छी पढ़ाई में हैं, उनके लिए हर वर्ष नगद राशि, संस्कृत भाषा के बढ़ावा देने के लिए प्रमाण पत्र और पुरस्कार। क्योंकि दद्दा जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और उर्दू इन सभी भाषाओं के विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने स्वयं की पढ़ाई तो 10वीं की थी, लेकिन उनके साथ BA और MA के बच्चे भी आके पढ़ते थे, उनसे ज्ञान लेते थे। गौ सेवा उनका परम ध्येय था, इसलिए गांव में एक अच्छी गौशाला का निर्माण हो चुका है। लेकिन देश और समाज को आधुनिकता और 21वीं सदी के लिए तैयार करने वाले दद्दा जी अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी बिल्कुल नहीं भूले थे। तभी तो तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ एकता यात्रा में शामिल होकर कश्मीर चले गए और फिर जब मुगलों की गुलामी का दाग धोने की बारी आई तो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या पहुंच गए। दद्दा ने भी एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो के नारे के साथ बाबरी ढांचे को तोड़ने में हिस्सा लिया और गर्व के उस क्षण की यादों को साझा करने के लिए उसकी ईंटें अपने साथ अपने गांव धवररा ले आए। कार सेवा में गए तो हम लोग पैदल चले गांव में खेतों के रास्ते से और गिरफ्तार हुए। जब ढांचा गिरा तो एक एक ईंट उठा के लाए, दद्दा जी कि ये ईंट ले चलो। दद्दा जी के जीवन से प्रेरणा लेकर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास आज बुंदेलखंड के अलग अलग इलाकों में सेवा के कई कार्य कर रहा है। मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप कैंप के जरिए मौके पर ही संपूर्ण स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, युवाओं का कौशल विकास, कुष्ठ रोगियों की सेवा, जैविक खेती को बढ़ावा, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जन जागरण के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाने वाले ऐसे सेवाव्रती को शत शत नमन।